चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट। थर्ड लेक्चर है हमारा आज, है ना। सो 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं अकाउंट्स के। थर्ड लेक्चर, पुश योरसेल्फ, कोट ऑफ द डे पढ़ते हैं। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। पुश योरसेल्फ, करो कोशिश, अकाउंट्स में पूरे नंबर लाएंगे, है ना। चलिए बच्चों, हमने 2 लेक्चर कर लिए, एक बार हम क्विकली देख लेते हैं जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कोई दिक्कत? ठीक है। अकाउंटिंग की क्यों जरूरत है ये भी पढ़ लिया। बिजनेस एंटिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्यों जरूरत पड़ी, पहले बार्टर होता था, फिर पैसा इंट्रोड्यूस हुआ तो अकाउंटिंग की जरूरत। यहाँ पे एक जो वर्ड मैंने बोला था लूका पैसियोली को ध्यान रखना। अकाउंटिंग साइकिल वही है, आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग वाला, राइट। यूजर्स हमने पढ़े कि इंटरनल कौन है, एक्सटर्नल। क्विकली हम रिकैप करते हैं जो जो हो गया हमारा। फीचर्स पढ़े अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए लास्ट लेक्चर में हमने। फंक्शंस पे आते हैं बच्चों। देखो इस चैप्टर में अगर आप अकाउंटिंग के फीचर्स पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे, फंक्शंस पढ़ोगे, एडवांटेजेस पढ़ोगे, ऐसा लगेगा सारे एक ही बात बोल रहे हैं, सारे आंसर सेम है, राइट। सो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। हमारे ऑब्जेक्टिव का भी पहला पॉइंट यही था कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो। फंक्शन में भी वही लिखा है, टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम टू लेजर एंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे पास एक सारे ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड हो, ये पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, हम अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर पाए। किससे कम्युनिकेट करेंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर से। मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, देखिए हमारे कंट्री में जो लॉज बने हुए हैं, एक्ट्स बने हुए हैं, वो भी कहते हैं कि आपको प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं, हमें अपने टैक्स कैलकुलेट करने हैं। जब तक आपके पास प्रॉफिट का डेटा नहीं होगा, कैसे टैक्स कैलकुलेट करोगे, कैसे रेगुलर आप रिटर्न्स फाइल करोगे, है ना। तो ये सारे लॉ से हम ताकि मीट कर पाए तब भी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे बिजनेस में क्या एसेट्स हैं तो उसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे? सो जब तक आपके पास किसी चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, इसको एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो ये कबीर है, इसको यही ना पता हो कि मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, तो अगर कोई निकाल के भी ले जाएगा तो किसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, है ना। सो कहने का ये मतलब है जब तक आपको अपने एसेट्स के बारे में पता नहीं होगा आप उसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे, राइट। सो अकाउंटिंग मेंटेन्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एसेट्स व्हिच अनेबल प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जब आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर होंगे, सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएगी, है ना। Accounting assists the management in planning, controlling and coordination of business activities. Unless everything is recorded, you cannot take perfect decisions. Simple है। Stewardship, बच्चे इस वर्ड का कुछ मतलब पता है आपको? Stewardship क्या होती है? ट्रस्टीशिप होती है ना, ट्रस्टीशिप, तो वो स्टेवर्डशिप है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूजर्स को बताए कि जो पैसे हैं उनका क्या किया गया, बिकॉज दे आर द ट्रस्टीज, उनको वो पैसे दिए गए हैं, दे आर द केयर टेकर्स ऑफ दैट मनी, राइट। तो जब तक चीजें लिखी नहीं होंगी वो कैसे उसे कंट्रोल करेंगे और कैसे उसका टेक केयर करेंगे। इन केस ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज एंट्रस्टेड विद द रिसोर्सेस, द डायरेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ ट्रू ट्रस्टी ऑफ द फंड्स। और वो कौन हेल्प करेगा उनको करने में? अकाउंटिंग। Unless you have a proper record, how you will be able to tell your users के पैसों का क्या किया गया? Logical है, right? Okay. Advantages. Function समझ में आ गए? Advantages में भी देखोगे वही पॉइंट लिखे होंगे। Financial information, अगेन वही, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, हर चीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता होगा, भाई कहाँ पे क्या पैसा जा रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, कितने प्रॉफिट्स है, कितने लॉसेस है, क्या सेल हुआ, क्या एक्सपेंसेस हुए, एवरीथिंग। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अगेन डिसीजन मेकिंग। ये 5-6 कॉमन पॉइंट्स है बच्चों, कुछ ना याद आए ना तो ये कॉमन पॉइंट्स याद रख दो और उसे लिखो। रिप्लेसेस द मेमोरी, इसका मतलब है कि आपको लिखने के बाद उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शंस वंस यू हैव रिटन। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरेटिव स्टडी,
अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन आप पढ़ेंगे कि दो तरीके के कंपैरिजन होते हैं, अगर आपने कभी सुना हो। एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अकाउंटिंग की हेल्प से आप ये दोनों कर पाएंगे। इंटर फर्म होता है कि जब आप अपनी फर्म के रिजल्ट्स दूसरों से कंपेयर करते हैं। इंट्रा फर्म होता है जब आप अपने ही रिजल्ट्स अपने पास्ट रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। A systematic record enable a businessman to compare 1 year result with those of others and locate significant factors leading to change. Facilitate tax liability का settlement, आप अपने टैक्स ढंग से पे कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होंगे। बच्चों आई विल शेयर दिस पीपीटी, वीडियो अपलोड होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में ये पीपीटी होगी, प्लस आपको ये प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे जो फिजिकल क्लासेस लेंगे। अगर आप बाद में वीडियो से फिर से कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में पीपीटी मिल जाएगी आपको। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इमेंसली हेल्प सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी। हालांकि ये वैट और एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, अब जीएसटी आ गया। सिंस इट इज गुड एविडेंस ऑफ करेक्टनेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। और एडवांटेजेस क्या है, आपको लोन लेने में हेल्प मिलेगी। देखो जब भी आपको किसी से कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है बच्चों, आप ऐसा नहीं होता कि बैंक गए और आपका चेहरा देख के आपको कोई लोन दे देगा, नहीं, वो आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मांगेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। सो लोन इज ग्रांटेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल which is supported by performance. Accounting makes available the information in respect of the परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो कौन बताएगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। लॉजिकल है ना बच्चों। आगे एविडेंस इन कोर्ट, अगर किसी पार्टी के साथ आपका कोई लिटिगेशन हो जाता है, किसी से कोई लड़ाई हो गई, मुद्दा हो गया, तो ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं दे विल एक्ट एज अ एविडेंस। आप इन्हें कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं कि भाई ये देखो ये था। फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस, अच्छा मान लो कि मैं अगर अपना बिजनेस सेल करना चाहूँ, राइट, यू आर देयर टू बाय माय बिजनेस, मेरी इच्छा है कि अब मेरी उम्र हो गई, मेरे से नहीं हो रहा, तो अगर मैं सोचूं कि मेरा बिजनेस मैं आपको बेच दूं, मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस की क्या वैल्यू लगाऊं। सही बोला ना बच्चे, बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे लगाऊंगी जब तक मुझे खुद को ही कुछ नहीं पता होगा। मेरे प्रॉफिट्स होंगे, मेरे एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी, जिनके बेसिस पे आई विल बी टेलिंग कि हाँ ये मेरे बिजनेस की वैल्यू है। So if someone desire to sell his business, the accounts maintained by him will enable to ascertain the proper purchase price of that business. Assistance in event of insolvency. Insolvency क्या होती है? Okay. So you are saying कि we have no money left. वो insolvency होती है। दिवाला निकल जाना सुना हिंदी में, वो insolvency होती है, right? I'll write bankruptcy. अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूं तो जब किसी बिजनेस की लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं उसके एसेट से, ये सिचुएशन होती है इंसॉल्वेंसी, जहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी लायबिलिटीज को पे करने के केपेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। तो उस टाइम पे क्या होता है, बिजनेस बंद हो जाता है, राइट। तो उस टाइम पे हम अपने एसेट्स को रियलाइज करते और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं, बट हमारे पास रिकॉर्ड तो हो कि क्या एसेट्स है, उसको बेच के क्या लायबिलिटीज पे करनी है। सो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स असिस्ट अ ग्रेट डील इन सच अ सिचुएशन। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। बच्चे आप 12th में पढ़ेंगे, अभी तो आप 11th में हैं। 12th में आपकी एक बुक, आई रिपीट एक बुक, टोटल 3 बुक है, ठीक है। 3 बुक्स में से एक बुक आपकी पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग है। पार्टनरशिप पढ़ा क्या क्या होता है बच्चों? बीएसटी पढ़ा स्कूल में, चैप्टर 2 पे पहुंचे नहीं पहुंचे? पार्टनरशिप क्या होता है? सो आपका कहना है कि जहां पे जिस बिजनेस में एक से ज्यादा ओनर होते हैं वो पार्टनरशिप होती है, करेक्ट, बिल्कुल सही बताया। तो देखिए जहां पे पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा होता है, मान लो कि ये दोनों मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट सब कुछ आप दोनों के नाम है। तो वहां पे जो रूटीन में प्रॉफिट आएगा आप दोनों में डिवाइड होगा। अब आप सोचो अगर रिकॉर्ड्स ही ना हो, पता ही ना हो क्या प्रॉफिट्स है क्या लॉसेस है, तो क्या होगा?
Okay, so at the time of admission of partner, retirement or death of a partner, dissolution, accounting records are of vital importance. It is so because it provides a basis to reach settlement. मैं आपको एक एक वर्ड समझाती हूँ इसका. आपको बोला है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जैसे मान लेते हैं सौम्या और कबीर पहले बिजनेस चला रहे थे. नाउ दे वांट मी एज अ पार्टनर. तो जब ललिता को एडमिट करना है बिजनेस में, उस टाइम पे अकाउंटिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे. आपको पूरा अपने एसेट्स लायबिलिटीज को फिर से वो करना पड़ेगा क्योंकि आप नया पार्टनर ला रहे हो. तब आपको अकाउंट्स चाहिए. रिटायरमेंट या तो डेथ. मान लेते हैं 3 पार्टनर में से एक पार्टनर चाहता है कि मेरे को तो बिजनेस छोड़ के जाना है, तो उसको जाते वक्त कितने पैसे दोगे, कैसे पता चलेगा अगर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उसका हिसाब कैसे करोगे जब तक कुछ लिखा नहीं होगा. उसके घर वालों को पैसे तो दोगे ना, बीवी बच्चों को. डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन है जहां पे बिजनेस ही बंद हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाती है, एसेट्स बिक जाते हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाती है. तो इन सब चीजों के लिए आपको अकाउंटिंग चाहिएगी, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. ये जो आप इतनी मोटी किताब पढ़ने जा रहे हैं, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है. सबसे पहला लिमिटेशन है हिस्टोरिकल इन नेचर. हिस्ट्री, पास्ट. अकाउंट्स सिर्फ उन चीजों की बात करता है जो हो चुका है, जो हो गया उसको लिखते रहते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ, अच्छा लिख दिया, ये खर्चा हुआ, लिख दिया. फ्यूचर की बात हम अकाउंटिंग में नहीं करते. और इंटरेस्ट किस चीज में होता है, जो होने वाला है. जो हो गया वो तो पता ही है ना. सो अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर एंड रिफ्लेक्ट द पास्ट पोजीशन एंड नथिंग अबाउट द फ्यूचर. यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की कोई बात नहीं है. पूरा का पूरा जो हो चुका है उसको हम लिखते हैं अकाउंटिंग में. सो इट इज हिस्टोरिकल. मोस्ट इंपॉर्टेंट, records only monetary transactions, ignores the qualitative elements. देखो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखते हैं जो आप पैसों में मेजर कर सकते हो, है ना. जिन चीजों को आप पैसों में मेजर नहीं कर सकते वो आप अकाउंट्स में नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताती हूँ, जैसे अभी कोविड आया, 2 साल बिजनेस बंद रहा. क्या किसी ने भी ये बुक्स में लिखा कि कोविड के कारण मेरा इतना लॉस हो गया? नहीं. क्यों? क्योंकि वो मेजरेबल ही नहीं था. स्टिल वो लॉस तो था ना. कोविड एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर था जिसने बड़े बड़े बिजनेसेस को तोड़ दिया, पर उसे कोई लिख नहीं पाया बिकॉज आप उसे मेजर नहीं कर सकते. और एग्जाम्पल लो, ये बिजनेस ए है और ये बिजनेस बी है. इस बिजनेस ए के एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती, हार्ड वर्क, टाइम से पहले आके बैठते हैं, लेट जाते हैं. बी के जो एम्प्लॉय है वो निकम्मे हैं, लेजी, आते हैं, चाय पानी पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, दिन भर गपियाते हैं और चले जाते हैं. आप मुझे बताएं कौन सा बिजनेस अच्छा चलेगा? ए अच्छा चलेगा. लॉजिकल है. लेकिन क्या ये दोनों बिजनेस में ऐसा लिख सकते हैं? ए ऐसा लिख सकता है मेरे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं इसलिए मेरा प्रॉफिट ज्यादा है. बी ऐसा लिख सकता है मेरे एम्प्लॉय निकम्मे हैं इसलिए मेरे को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे. नहीं, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है. जबकि इनके एम्प्लॉय की जो क्वालिटी है वो बहुत इंपैक्ट कर रही है इन दोनों के बिजनेस को, आप नहीं लिख सकते. एम आई करेक्ट? ठीक है, आप पढ़ो इसको. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. As accounting records only those transactions that can be expressed in terms of money, it is worth mentioning that there are a lot of non-financial transactions that are important and have a significant impact on the enterprise. Due to their non-financial nature, they do not get recorded. For example, ineffective control prevailing in the organization, inefficient employees, market condition, change of government policies. आप कुछ भी नहीं लिख सकते. समझ में आ रहा है आपको? चलिए, प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड. कुछ नाम से समझ आ रहा है बच्चों आपको? प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड का क्या मतलब है? द अकाउंटिंग स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स सिंस इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. मान लेते हैं कि मैंने आज कोई लैंड खरीदी. फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड खरीदी 5 लाख रुपए की, और मैं बात कर रही हूँ 2002 की. ठीक है, 2002 में हमने लैंड बाय किया
5 लाख रुपए का मैंने बुक्स में लिख दिया, दिस इज माई एसेट आई बॉट। अब वी आर इन 2023, अब इस लैंड की कीमत हो गई 50 लाख रुपए। हम बुक्स में नहीं लिखेंगे 50 लाख, 5 लाख ही रहेगा वो। तो प्राइस लेवल चेंजेस को हम इग्नोर कर देते हैं अकाउंटिंग में। अब बच्चों क्यों इग्नोर करते हैं ये अभी मैं नहीं समझा पाऊंगी, मैं चैप्टर 3 में समझाऊंगी जब हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, उस टाइम पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। जिस रेट पे हम एसेट खरीद के लाए हैं उसी रेट पे वो हमारी बुक्स में रहता है, आज की उसकी वैल्यू कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। Thus, the financial position as depicted by balance sheet is not true in case of inflation or deflation. आप सोचो आपके एसेट की जो लिस्ट होगी उसमें लिखा होगा लैंड 5 लाख रुपए। क्या ये लैंड 5 लाख रुपए की है? आज बेचने निकलोगे तो 50 में बिकेगी, बट लिखा 5 ही है। कहने का मतलब आपका जो बैलेंस शीट है, जो एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट है, वो सही वैल्यू आपको नहीं बता रहा। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। क्या सारी लिमिटेशन समझ में आई बच्चों? हिस्टोरिकल है, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशंस पॉसिबल है, झूठे फिगर्स डालना, ठीक है, झूठे प्रूफ्स क्रिएट करना, ये सब पॉसिबल है। सो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि खुद को बेहतर दिखाना, जो है उससे बेहतर दिखाना। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग में भी मैनिपुलेटेड। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वैल्यू इफ अनसोल्ड स्टॉक और चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखिए, अगर आपको खुद को बेहतर दिखाना है, विंडो ड्रेसिंग करना है अकाउंट्स का, तो क्या करोगे? इनकम को बढ़ा दोगे और एक्सपेंसेस को घटा दोगे। और अगर आपको उल्टा करना है, यानी प्रॉफिट्स कम दिखाने हैं, तो क्या करोगे? इनकम कम कर दोगे और एक्सपेंसेस को बढ़ा दोगे, ठीक है। सो दैट वाज रिटन। यहाँ पे आगे पढ़ो, बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड्स द पोजीशन ऑफ नेट प्रॉफिट और एसेट्स कैन बी इंक्रीज्ड और कैन बी डिक्रीज्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट, अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट टू विंडो ड्रेसिंग एंड इफ इट फेल्स टू डिपिक्ट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी अगर ऐसा है, अगर आपके अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किए गए हैं, तो फिर आपके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन आपको नहीं दिखाएगा। पर्सनल बायस्डनेस। बायस्ड क्या होता है बच्चों? बायस्ड, इंग्लिश में बायस्ड का क्या मतलब है? अकाउंट्स को छोड़ो, फेवर, यस। देखिए कई बार क्या होता है कि हम अकाउंटेंट अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर सकता है। कहने का मतलब अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से जैसा वो चाहे उसको मोल्ड कर सकता है, राइट। बायस्ड डिसीजन लेके भी वो अकाउंटिंग कर सकता है। इन सम केसेस सम इवेंट्स आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम एस्टिमेट्स। देखिए अकाउंटिंग में सब कुछ फैक्ट पे नहीं होता है, एस्टिमेट्स भी होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने बोर्ड खरीदा, ये नियरली 2 लाख रुपीस का है ना। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। अब मान लो ये अकाउंटेंट है बच्चा, ये क्या बोलेगा कि मैम मुझे लगता है कि इसकी लाइफ ना 10 साल है बोर्ड की, तो ये अकॉर्डिंगली डेप्री लगाएगा। आप कहोगे कि नहीं ना मैम ये तो 7 साल ही चलेगा, तो आप अकॉर्डिंगली डेप्री लगाओगे, यानी एस्टिमेट बेस हो गया ना। अकाउंट्स में हर कुछ फैक्ट बेस नहीं होता है, एस्टिमेशंस भी होते हैं। तो वही लिखा है, इन सम केसेस सम इवेंट्स आर मेजर्ड ऑन द एस्टिमेट्स। Judgment of the person who is estimating plays a vital role in accounting. For example, charging of depreciation is mere estimate. Useful life of the asset, scrap value, कबाड़ होके कितने में बिक जाएगा, ये सारी चीजें एक एस्टिमेट है, ठीक है ना। हम आज ऐसे कोई लिख के दे सकता है कि मैम ये बोर्ड पक्का 10 साल चलेगा ही? नहीं, पता चला 12 भी चल जाए, पता चला 7 में ही खराब हो जाए, है ना, एस्टिमेट। In this regard, judgment of the accountant may differ from person to person, and so we say that accounting is influenced by personal judgments also. आपके पर्सनल जजमेंट्स भी इंपैक्ट करेंगे अकाउंटिंग को। रियल वैल्यू इज नॉट नोन।
बच्चों कई बार होता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो सही वैल्यू नहीं दिखाते, उसके कई सारे कारण है। क्यों? पहला कारण मैंने बताया प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर्ड है, दूसरा कारण बताया कि मॉनेटरी चीजें इग्नोर्ड है, तीसरा कारण बताया कि विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है, चौथा कारण बताया कि पर्सनल बायस हो सकता है। इन सब कारणों के वजह से रियल वैल्यू इज नॉट नोन समटाइम्स। ठीक है ना बच्चे? Accounting is based on various generally accepted accounting principles. Sometimes the records prepared fail to show true and fair position. For example, fixed assets are recorded at cost, historical cost. It means actual value of asset is not known. बच्चे ये वाले पॉइंट की बात हो रही है जो हमने हिस्टोरिकल पढ़ा ना, कि हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो वो कहना चाह रहा है इसीलिए हमें अपने एसेट और लायबिलिटी की रियल वैल्यू नहीं पता होती। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। समझ में आया? कौन से लिमिटेशन पढ़े? रिपीट करो। हिस्टोरिकल इन नेचर है, पास्ट की बात करता है, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लिखता है, जबकि हकीकत ये है कि हमारे इतने सारी नॉन मॉनेटरी चीजें होती हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, हम लिख नहीं सकते। इसका एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो फैक्ट्री है आपकी, आपके सारे लेबर स्ट्राइक पे चले गए, 2 दिन 3 दिन फैक्ट्री चलाई नहीं उन्होंने, सैलरी बढ़ाओ की डिमांड है। क्या आप इसे लिख सकते हो 3 दिन मेरे फैक्ट्री बंद रही तो मेरा लॉस हो गया? पर लॉस तो कितना बड़ा हुआ ना। कहने का मतलब जो चीजें पैसों में मेजर नहीं हो सकती आप उसे नहीं लिख सकते। ठीक है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, पर्सनल बायस्ड एंड रियल वैल्यू नॉट नोन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस। ये बिजनेस है, इसमें अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है इस बिजनेस के लिए? मान लेते हैं ट्रिपल ए की बात करते हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन चेंजिंग विद द चेंजेस इन टाइम। टुडे अकाउंटिंग प्लेज फॉलोइंग डिफरेंट रोल्स। रोल ऑफ लैंग्वेज। बच्चों ये मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस की लैंग्वेज है। कैसे? क्यों? वो कम्युनिकेट करवाती है। अकाउंटिंग जो है यूजर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। So it is a language of business because it gives all information about the business. अगला है रोल ऑफ रिकॉर्ड। अकाउंटिंग के थ्रू आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। क्रोनोलॉजिकल। बच्चे मैंने क्रोनोलॉजिकल का मतलब बताया था, बताओ क्या होता है? डेट वाइज होता है, यानी हमारे जो रिकॉर्ड्स होंगे वो डेट वाइज होंगे। अगर 2 तारीख का ट्रांजैक्शन है तो पहले लिखेंगे, 3 का बाद में लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे। राइट? रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जुड़ी होती है प्रॉफिट और लॉस से, और ये हमें मिलती है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से। हाँ बोलो, ये लास्ट लेक्चर में बताया था। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हमें मिलता है बैलेंस शीट से। ठीक है? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग के थ्रू हर वो यूजर जिसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, कुछ वापस रिट्रीव करना है वो मिल जाएगा, कुछ वापस रेफर करना है, तो जब भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंटिंग आपको देगी। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल द यूजर्स फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन। रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का ये मतलब है अकाउंटिंग आपको एक सर्विस प्रोवाइडर के तरीके से मदद करता है। कहने का मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, है ना, तो अकाउंटिंग क्या सर्विस देता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सर्विस देता है। अकाउंटिंग प्रोवाइड सर्विस बाय गिविंग क्वालिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इट एक्ट्स एज अ सर्विस प्रोवाइडर टू। सिंपल है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ बच्चों। पक्का? एक बार क्विकली हम रिकैप करें जो हमने अभी तक पढ़ा। वेरी गुड। चलिए शुरू से लेके अभी तक हम एक बार हाइलाइट्स देखते हैं चैप्टर के जितने हमने कर लिए। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। हिस्ट्री हमने पढ़ा कि पहले बार्टर होता था, पैसों की जरूरत नहीं थी, फिर जब मनी आया तो अकाउंटिंग की जरूरत पड़ गई। ठीक है? जैसे जैसे ट्रेड कॉमर्स ग्रो किया, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम नहीं चल रहा था, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहिए था। जो डबल एंट्री सिस्टम था उसकी हमने यूज करना शुरू किया। वो हमें किसने दिया था? ल्यूका पैसियोली ने।
ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस में वही आएगा, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। यूजर्स में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़े। फीचर्स में क्या पढ़ा कि ये एक आर्ट है, ठीक है, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, स्पेशल बुक्स होती हैं अकाउंट्स की, ये सारी चीजें पढ़ी। ऑब्जेक्टिव्स में 4 ऑब्जेक्टिव पढ़े। 4 ऑब्जेक्टिव में क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, और आप कम्युनिकेट कर पाएंगे यूजर से। ये दोनों तो सेम थे। लोन्स लेने हैं आपको, प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए जब भी कोई, तो आप उससे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी कि सिर्फ पास्ट की चीजें बात होती है, यहाँ पे प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर होते हैं, क्वालिटेटिव चीजों को हम नहीं लिखते, मैनिपुलेशंस के चांसेस होते हैं। देखो सारा याद भी हो गया ना, यानी आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो। फिर है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि अकाउंटिंग क्या क्या रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, वो लैंग्वेज है बिजनेस की, वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक्ट करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पे काम करता है, राइट। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है बच्चों, रोल तक हो गया। अगला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी वो वाली याद करो स्लाइड जिसमें हमने लिखा था कि ट्रेड और कॉमर्स इतना ग्रो कर गया है कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम नहीं चल रहा, बताया ना बच्चों। सो अब हम पढ़ते हैं कि और कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है। बच्चों देखो, ये 3 टाइप की अकाउंटिंग आपने पढ़नी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। आप 11th-12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। So with the changing times, following specialized branches have emerged to meet the changing requirements. इतना इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स ग्रो कर गया है कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम नहीं चल रहा। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफाइंग, समराइजिंग, ये सारा आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है ना। बार बार बोल रही हूं मैं, अब आपको लर्न हो गया होगा। सो financial accounting is that part which is concerned with identification, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating the results thereof. अब तो मैम इसको बोलते बोलते थक गई। Financial accounting is primarily concerned with providing financial information of the business to all the stakeholders, यानी users, ठीक है। Cost accounting क्या होती है? Cost accounting is that part of accounting which is concerned with the process of accounting and controlling the cost of units produced. बच्चे ये cost accounting करता है जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, जो कुछ बना रहा होता है फैक्ट्री में, यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, वहां पे वो कॉस्ट पर यूनिट पूरी अकाउंटिंग करता है कि मेरा एक यूनिट बनाने का क्या कॉस्टिंग आ रही है, उसको रिड्यूस करना, उसको कंट्रोल करना, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। कहां पे मैं अपनी कॉस्ट को नीचे ला सकता हूं, कहां पे लॉस हो रहा है जिसको मैं बचा सकता हूं, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट पार्ट विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। द मेन एम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन and to assess the profitability and efficiency. The whole process of cost accounting is based on information provided by the financial accounting. समझ में आ रहा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड्स बने होंगे उसके बेसिस पे क्या होगी? कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि वहां पे आपका सारा फाइनेंशियल डेटा होगा, फिर आप उसे एनालाइज करोगे कि मैं कहाँ इसमें कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ, कहाँ मैं बचा सकता हूँ, कैसे इसे कम किया जा सकता है। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ना 2 चैप्टर आप पढ़ोगे 12th में, अभी नहीं, 11th लेवल पे नहीं, 12th में आखिरी के जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं आपके, लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th आर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? बेसिकली ये अकाउंटिंग की जाती है टॉप मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए। अब जैसे देखिए, हम पूरे साल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, एक एक डेट वाइज ट्रांजैक्शन लिखते हैं, है ना। आप सोचिए जब बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती होंगी तो क्या वो इतने लंबे लंबे लेजर और जर्नल लेके बैठते होंगे डिसीजन? नहीं, टॉप मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, पीपीटीज बनाई जाती हैं फाइनली, है ना। अच्छा, अब जैसे मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। मान लेते हैं आपकी प्रिंसिपल है स्कूल की और वो जानना चाहती है कि भाई
आपकी क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है। आपकी क्लास टीचर को बुलाया, आपकी क्लास टीचर को बुला के वो ये नहीं बोलेगी कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिखाओ, नहीं, वो क्या बोलेगी, मुझे एवरेज मार्क्स बताओ आपकी क्लास के, है ना। तो आपकी मैम क्या करेंगी, क्लास टीचर एक रिपोर्ट बनाएंगी कि भाई ऑन एन एवरेज अकाउंट्स में बच्चों ने इतना स्कोर किया, ऑन एन एवरेज इको में इतना स्कोर किया, ऑन एन एवरेज। सो दैट्स हाउ अ रिपोर्ट इज क्रिएटेड, सो दैट जस्ट बाय हैविंग अ ग्लैंस प्रिंसिपल कैन डिसाइड व्हाट इज द सिचुएशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा ही होता है कि रिपोर्ट्स बनाई जाती है टॉप मैनेजमेंट के लिए, ताकि उनको वो पूरी डिटेल ना देख के सिर्फ एक चार्ट, पाई चार्ट्स, क्या बोलते हैं, रेशियोज, छोटी छोटी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे वो डिसीजन ले पाए। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, पढ़ो, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन सच अ वे, देखो होता वही है, आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरे साल रिकॉर्ड्स बनाते हो उसकी एक छोटी सी समरी बनाई जाती है चार्ट फॉर्म में, प्रेजेंटेशन अच्छे से, ताकि जब आप टॉप मैनेजमेंट को समझा पाए, पूरे वो बुक्स तो नहीं उठा के ले जा सकते ना। सो इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट इज यूजफुल फॉर मैनेजमेंट in planning and decision making. For example, it helped in deciding which product should be continued and which should be discontinued. जैसे मान लो आपने 5 प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, ठीक है। सो जब ईयर एंड होगा, जब बोर्ड मीटिंग होगी, तो आप रिपोर्ट में लिखोगे कि इस प्रोडक्ट ने हमारे प्रॉफिट्स को इतना सपोर्ट किया, इस प्रोडक्ट ने हमारे प्रॉफिट्स को इतना सपोर्ट किया, या ये प्रोडक्ट हमारा लॉस में था। तो पूरा सब कुछ नहीं देना है, एक फाइनल रिजल्ट देना है कि इस प्रोडक्ट ने क्या किया, राइट। सो जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगी, राइट। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ना टूल्स होते हैं बच्चे, कि किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है, कैसे डेटा प्रेजेंट किया जाता है। तो सारा तो हम अभी 11th 12th के लेवल पे नहीं, बट 2 चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो एंड कैश फ्लो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 चैप्टर आप पढ़ेंगे, कौन से, रेशियोज एंड कैश फ्लो। तो आपको समझ में आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, चार्ट्स तैयार किए जाते हैं, पीपीटीज, ठीक है, और एक्सेल शीट्स, शॉर्ट में समरी शीट्स, जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बच्चे देखिए इसमें कैसा आई एम सॉरी, आप क्या इस बात को मानते हैं कि कोई भी बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट है, राइट। दिस इज अ सोसाइटी, इस सोसाइटी में एक बिजनेस है, जैसे हम बात करते हैं AAA की। डोंट यू थिंक दिस बिजनेस इज बॉर्न इन द सोसाइटी, ग्रोन इन द सोसाइटी, सो दिस बिजनेस इज बाउंड टू सर्व बैक टू द सोसाइटी। हाँ बोलो। अब जैसे बड़े बिजनेस की बात छोड़ देते हैं, मैं अपने बिजनेस की बात करती हूँ। मेरा छोटा सा बिजनेस है, क्या मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती हूँ? निभा सकते हैं। कैसे? ना नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका छोटे से छोटा बिजनेस भी है तो भी आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि जिस दिन मैंने एकेडमी खोली, मैंने उस दिन ये ठान लिया था कि भाई मेरे यहाँ से कोई पैसों की वजह से वापस नहीं जाएगा। हाँ, अगर मैं पसंद नहीं आई तो एक अलग बात है कि भाई मैम को पढ़ाना नहीं आता, वो एक ऐसा लगता है तो आप चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम अच्छा पढ़ा रही है, मुझे मैम से पढ़ना है, तो पैसों की कमी की वजह से कोई भी वापस नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा अगर 25 स्टूडेंट्स का बैच है, इफ 24 आर पेइंग मी फीस, एक बच्चा बिना फीस के भी बैठा है तो मेरा क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। सही बोला बच्चों मैंने? सो कहने का मतलब उस एक बच्चे को फ्री में पढ़ा के क्या मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकती हूँ? लेकिन क्या उस एक बच्चे को पढ़ाने में मेरी कॉस्ट नहीं आ रही? आ रही है। उसको नोट्स देंगे, टेस्ट लेंगे, उसके पेपर्स चेक होंगे, वो मेरी एक पेड सीट पे बैठा है, तो कॉस्ट तो आ रही है ना। लेकिन फॉर माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम डूइंग दैट। तो देखिए, हर बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, और कुछ बिजनेसेस जिनका कुछ लेवल से ऊपर का प्रॉफिट होता है, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि आप अपने प्रॉफिट का इतना % सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगाएंगे, राइट। सो उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में जो खर्चा होता है उसकी अकाउंटिंग क्या कहलाती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट पार्ट विच इज कंसर्न्ड, यहां से पढ़ो, विद द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बिजनेस टू द सोसाइटी in which business enterprise is born and thereafter grows। आपने कभी देखा है जैसे एक ये सेक्टर 56 हम जाते हैं, वहां पे पार्क है, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, दिस पार्क इज मेंटेन्ड बाय सो एंड सो कंपनी, ऐसे करके लिखा हुआ है।
तो वो क्यों कर रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। और क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर सकते हैं? गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। आप अपने एम्प्लॉयज को वो दे सकते हैं, हाउसिंग फैसिलिटी, उनकी किड्स की एजुकेशन आप वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, राइट। सो अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस: एनवायरमेंटल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल एड टू द वीकर सेक्शन, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एंड लो कॉस्ट एजुकेशन टू द वीकर सेक्शंस। मेन फोकस इज टू मेजर द कॉस्ट ऑफ अबव सेड कंट्रीब्यूशन। यानी सीधी सी बात है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, कोई भी सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें जो आपका खर्चा आ रहा है उसकी अकाउंटिंग किसके अंडर में आती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन फोकस कहां है? अबव सेड पे जो खर्चा हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना। द मेन फोकस इज टू मेजर द कॉस्ट ऑफ अबव सेड कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, सोसाइटी एंड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज सच एज पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट एंड। अब देखो कई ना फैक्ट्रीज भी ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्शन से एनवायरमेंट हैम्पर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या खर्चा कर रहे हैं? दैट इज ऑल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कौन से चार पढ़े बच्चों आपने? फाइनेंशियल पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा। इसके अलावा और भी होते हैं, टैक्स अकाउंटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है, पर वो आपकी बुक्स में नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। इन एडिशन टू दिस देयर आर टैक्स अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एज वेल, ठीक है जी, पक्का। अब 3 वर्ड्स हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करके हम आज की क्लास फाइंड अप करेंगे। अगर टाइम परमिट किया तो आगे करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन करेंगे। 3 वर्ड है। पहला वर्ड है बुक कीपिंग। क्या है? बुक कीपिंग। दूसरा वर्ड है अकाउंटिंग और तीसरा वर्ड है अकाउंटेंसी। बच्चे आप मुझे बताएंगे, क्या आपको लगता है ये तीनों एक ही है या अलग है? व्हाट डू यू थिंक? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इफ आई से बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, आर दे सेम? नो। व्हाई? अगर ये सेम नहीं है तो क्यों नहीं है? अलग अलग है, ठीक है। तो आपको पता है ये क्यों अलग है? किसी को नहीं पता? अलग अलग लेवल्स पे होता है, ओके। चलिए पढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बच्चों आपको मैंने कितने स्टेजेस बताए? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। ये पहले 4 स्टेज जो है ये बुक कीपिंग है। क्या है? यानी बहुत ही बेसिक, मतलब आप 11th 12th करके भी ये 4 स्टेज आप कर सकते हो, है ना। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, दिस फॉल्स अंडर बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में आगे के स्टेजेस आते हैं, समरी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। बात समझ में आई आपको? यानी बुक कीपिंग जो है बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग के लिए आपको थोड़ी हायर नॉलेज चाहिए। सो अकाउंटिंग सेकेंडरी फंक्शन है और ये प्राइमरी फंक्शन है, CS। एम आई करेक्ट? कैन आई से जहां पे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है वहां पे अकाउंटिंग शुरू होती है। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस बच्चों? जहां पे बुक कीपिंग खत्म हो जाएगी वहां पे अकाउंटिंग शुरू होगी। क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जब तक आपने बुक कीपिंग नहीं की आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते? हाँ बोलो। जब तक बुक कीपिंग नहीं की है अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। सो अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी फंक्शन, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। करेक्ट? आगे लिखा है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग है, इसका एक पार्ट बुक कीपिंग है। से यस बच्चों। यानी अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो उसमें बुक कीपिंग भी आ गई, क्योंकि अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती जब तक बुक कीपिंग नहीं की होगी। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बच्चों किसी को? सो यहां पे लिखा है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। दोनों वर्ड क्लियर हुए? अब आओ अकाउंटेंसी क्या है। Accountancy refers to the entire body of theory and practical of accounting.
यानी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि आपको जो अकाउंटिंग करना सिखाता है वो अकाउंटेंसी है। एम आई करेक्ट? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो अकाउंटिंग है, और थ्योरी एस्पेक्ट जो पूरा समझाता है आपको, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और सब कुछ कैरी करता है, वो क्या है? अकाउंटेंसी। बच्चों अब ये डायग्राम देखो, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। क्या इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा? ये छोटा वाला बुक कीपिंग है, इसके बाहर वाला अकाउंटिंग है, और सबसे बाहर वाला अकाउंटेंसी है। यानी वाइडेस्ट कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी refers to the entire body of theory and practical. Accountancy is a study of systematic knowledge. It contains rules, regulation, procedure, principle, concepts, conventions and techniques which are to be applied in the process of accounting. यानी सीधा सा है, अकाउंटिंग करना सिखाएगा कौन? अकाउंटेंसी। In this sense, we can say that accountancy is a broader term and it acts as a guide for the preparation of books of account, summary and information plus communication too. यानी ये जो हमने करना है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, ये सब हमें कौन सिखाएगा? समझ आया? ये डायग्राम देखो मैंने अभी बनाया, स्मॉलेस्ट पार्ट बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना बाकी काम हो ही नहीं सकते। दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन। क्या है? पहले 4 स्टेजेस। दिस इज सेकेंडरी फंक्शन। पक्का? देखो मैं एक बात बोलती हूं कि ये दोनों जो है ना, अकाउंटिंग इज प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटेंसी। कैन आई से दिस? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। और अगर मैं रिवर्स कहना चाहूं, अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग की थियोरेटिकल पार्ट है जो आपको रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ बताएगा। ठीक है जी? डिफरेंस पढ़ते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग में आएगा आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। यहाँ पे आएगा समरी, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। यहाँ पे हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं, यहाँ पे हम अपने रिजल्ट्स निकालते हैं समरी में और उसे कम्युनिकेट करते हैं। ये जो जॉब है बड़ा ही रूटीन नेचर का जॉब है, ये थोड़ा एनालिटिकल और डायनामिक नेचर का जॉब है। जूनियर स्टाफ भी इसे कर पाएगा। मैंने बोला 11th 12th करके भी कर लोगे इस काम को। सीनियर स्टाफ चाहिए इस काम को करने के लिए। बुक कीपिंग इज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब तक आपने बुक कीपिंग नहीं की, अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। एंड अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। दिस रिक्वायर्स द स्पेशल स्किल। सिंपल, इसको पढ़ो। Accountancy is a knowledge whereas accounting is the action. Accountancy is a knowledge whereas accounting is an action. Accounting process is carried out on the basis of rules, principles framed by accountancy. Thus, it may be said that accountancy is the knowledge of accounting and accounting is an application of accountancy. Say yes. Simple है। ये दो चीजें नोट करें फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों यहां तक अपने थ्योरी आज रखते हैं। अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? अगली क्लास के बाद आपका होमवर्क ये होगा कि आप इस चैप्टर की समरी बना के लाएंगे, हैंडमेड समरी, जहां पे 2 पेज में ये चैप्टर लिखा होना चाहिए, जस्ट 2 पेजेस। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग टर्म्स। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अभी पूछ सकते हैं या तो फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से किसी चीज को रेफर करना चाहते हैं, वीडियोस विल बी अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन प्लस ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल। ये जो पीपीटीज हम पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में शेयर की जाएंगी ऑन यूट्यूब, सो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर एज वेल। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में भी आई विल शेयर। ठीक है जी? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक यू सो मच।